नाम इसका क्या है? पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? तो बताएंगे पीरियोडिक का मतलब? किसी को पता है कि कोई भी चीज लाइफ में पीरियोडिक में होती है? जैसे पीरियोडिक का मतलब होता है कि कोई भी एक निश्चित इंटरवल में या फिक्स इंटरवल में वो चीजें रिपीट होती है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पीरियोडिक कहते हैं। अब कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं कहां पे आप लोग पीरियोडिक का यूज करते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपका। हर 1 मिनट के बाद जो है, यानी कि 60 सेकंड के बाद 1 मिनट होता है। क्या आपके घड़ी में भी ऐसा होता है? यस सर। बिल्कुल। क्या वो पीरियोडिक है? यस सर। क्या दिन रात पीरियोडिक है? यस सर। यस सर। क्या सन का घूमना, अर्थ का घूमना, क्या ये पीरियोडिक है? यस। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक कह देते हैं। रिपीटिंग ऑफ एलिमेंट आफ्टर फिक्स इंटरवल it is known as periodic। ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। टाइम, डे एंड नाइट, और क्या लिख सकते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ मून, जो भी कहना है आप कह सकते हो। etc। अच्छा, अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि पीरियोडिक का मतलब होता है कोई भी चीज अगर रिपीट कर रहे हैं, यानी कि फिक्स इंटरवल पे या फिक्स प्रॉपर्टीज के कारण, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पीरियोडिक कह देते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें पीरियोडिक की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हाँ सर, सही में क्या जरूरत था हमें पीरियोडिक टेबल का? तो आपको मैं समझा दूं कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं 1800 ईस्वी की बात करूं, तो उस समय हमारे पास 31 एलिमेंट थे, लेकिन 1865 के आसपास 1865 के आसपास ये एलिमेंट हो जाते हैं 63 एलिमेंट। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 63 एलिमेंट। अब मान लो कि उससे पहले अगर बात करें तो और कम एलिमेंट होंगे। अगर मेरे पास आज तो ठीक है 31 है, कल आज 63 है, लेकिन अभी के अनुसार से 120 एलिमेंट है, जिसमें से आपको 118 के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में कितने दिए हुए हैं? 118 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। अब एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन हो सकता है आज से आने वाले 10-20 साल बाद हो जाए 150 हो जाए, 200 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसी कारण से हमें क्या चाहिए कि एक इस मैनर में चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सके, उसको आसानी से स्टडी कर सके। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा? पीरियोडिक टेबल को बनाया। अब जब बनाया, तो अभी हमारे पास में एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? वैसे एक्चुअल में डिस्कवर्ड कितने हो गए? 120 हो गए, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो किसके इतने बारे में पढ़ना है? 118 के बारे में पढ़ना है। ओके, जिसमें से 92 जो है एलिमेंट है, वो कहां पाए जाते हैं? नेचर में पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट्स कहां पाए जाते हैं? नेचर में पाए जाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक नेचर में जो है पाए जाते हैं। लेकिन 26 जो एलिमेंट है वो कहां पाए जाते हैं? यानी कि मैन मेड के द्वारा बनाए जाते हैं। मैं यानी तो मैन मेड। ओके, इसका मतलब है कि
2 एलिमेंट जो है वो नेचर में पाए जाते हैं एंड 26 एलिमेंट जो है वो क्या बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाया जाता है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे एक एग्जांपल बताओ कि कहाँ पे हमने, आपको याद हो मैंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आपको एक रिएक्शन बताया था, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा था कि हम लोग किसके रिएक्शन करा रहे थे, He2 4+2 को करा रहे थे। ठीक है, किससे, बेरिलियम से। और जब इसका रिएक्शन करा रहे थे तो क्या बन जा रहा था, C6 and 12+1 न्यूट्रॉन। क्या ये एलिमेंट हमने रिएक्शन के द्वारा बनाया क्या? अगर बनाया है तो ये कैसा बना, वो अलग बात है, नेचर में भी पाया जाता है, लेकिन हमने बनाया आपको समझाने के लिए कि कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से बाकी भी जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार से उनको अरेंज किया जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, वो ताकि कि आपके लिए अनस्टेबल ना हो। पता लगा कि आपने बना दिया और वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया तो भी काफी दिक्कत है। दूसरा, पॉइजनस नहीं होना चाहिए, यानी कि हार्मफुल नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पता लगा कि कोई ऐसा एलिमेंट बना दे जो दुनिया का सबसे ज्यादा खराब हो, जहरीला हो, और उसको हवा में छोड़ दे तो हवा पूरा दूषित कर दे, जो है लाखों लोग मर जाए, तो इस टाइप के हम लोग जो है इन्वेंशन को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। हम लोग उस टाइप के प्रमोट करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ डिस्कवर कर दो जिसका कोई यूज ही नहीं हो, तो उसको हम लोग क्यों वैल्यू देंगे, कोई देगा क्या, नहीं। इसी कारण से इसको जो होता है। ओके, अब यहां तक तो आप लोगों ने सीख लिया कि सर यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं कि सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी दुकान गए हो, किराना की दुकान गए होंगे, यस सर, कभी पेन या बुक या कम से कम किताब वाले दुकान पे जरूर गए होंगे। तो देखिएगा कि वो जेई का बुक ना जेई वाले में रखेगा, नीट का बुक नीट वाले में रखेगा, और वो कॉपी रेक में कॉपी रखेगा, जो कलम का जो है या पेन का जो कॉलम है उसमें पेन रखेगा। ऐसा नहीं करता है कि बुक लाया पटक दिया दुकान में, नहीं करता है। करता है क्या? अगर जो करेगा तो उसको खोजने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। कि अगर मान लो कि कोई नीट का बच्चा जाके कहता है कि केमिस्ट्री का बुक दे दीजिए, और उसको खोजने में ही टाइम लग जाएगा 5 से 7 मिनट। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि सिस्टमैटिक मैनर में रखते हैं, जिससे क्या बेनिफिट होता है, आप उसको आसानी से कोई भी उसको क्या कर सकता है, इजिली रीड कर सकता है या स्टडी कर सकता है, जिससे बाकी लोगों को कम एफर्ट लगे। इसी कारण से एक और एग्जांपल सुनिए, आप लोगों ने दुकानदार के पास गए होंगे, देखिएगा वो नहाने वाला साबुन एक जगह रखता है, कपड़े धोने वाला एक जगह रखता है, शैम्पू अलग रखता है, खाने पीने वाला चीज बिस्कुट अलग जगह रखता है, यानी कि सेपरेट जो है रैक बना के रखता है। उसी में उन सब चीजों को फिल करता है, इसलिए करता है ताकि कि उसको खोजने में समय ना लगे। अगर जैसे साबुन खोजना है, यानी कि सॉफ्ट खोजना है नहाने वाला, तो साबुन वाले खटाल में जाएगा, वहां देखेगा और वहां से ढूंढ के ले लेगा। लेकिन अगर जो वो पूरे रूम में बिछा देगा कि एक के ऊपर एक रख देगा, तो उसको पूरा खोजने में जो है पूरा ज्यादा मेहनत लगेगा। इसीलिए हम लोगों को भी पीरियोडिक टेबल की जो है जरूरत पड़ी एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ने की। इसमें से पहला जो आता है वो एंटोनियो लवोजियर का आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एंटोनियो लवोजियर ने, कि मेटल नन मेटल के आधार पे जो है फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया। मैं यहां लिख भी देता हूं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ठीक है, लेकिन ना इसमें क्या हो गया कि बहुत सारी दिक्कतें आ गई। क्या दिक्कत आ गई, मेटल नॉन मेटल के अनुसार से तो बनाया, लेकिन ना ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से ये जो है उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, और इसीलिए आपको ये वाला जो है पढ़ाया भी नहीं जाता कहीं भी। लेकिन पहला क्लासिफिकेशन हुआ मेटल नॉन मेटल के आधार पे। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई।
कि इसके अंदर कुछ मेटलॉइड भी आ गए, तो हम मेटलॉइड को कैसे क्लासिफाई करें। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कुछ मेटल ना प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, ना नॉन मेटल की, कुछ आधा मेटल की, कुछ नॉन मेटल की। तो इस टाइप के कारण जो है इनमें जो है ना बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर हमारे पास आए डोबेर्नियर ट्राइड्स। डोबेर्नियर ने क्या करा कि तीन तीन, ट्राइड्स का मतलब क्या होता है 3, ट्राइड्स का मतलब क्या होता है 3। इन्होंने क्या करा कि तीन तीन के पेयर में बनाया। हमारी एनसीईआरटी बुक में जो लिखा जाता है कि जो यहीं से शुरू होता है डोबेर्नियर ट्राइड से ही, अपना जो है वो लवोजियर को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि डोबेर्नियर ट्राइड्स, अब देखो दिक्कत क्यों नहीं मानते, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं, कई बच्चे के मन में लग रहा होगा कि सर इसके बारे में तो बताओ। एक्चुअल में क्या हुआ कि इनकी प्रॉपर्टी ना आज के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैच नहीं कर रही है, लेकिन डोबेर्नियर ट्राइड्स के अनुसार से आज भी मैच कर रही है, आपको मैं दिखाऊंगा भी। इन्होंने डोबेर्नियर्स ने क्या करा कि तीन तीन के पेयर लिया और उन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और उन्होंने कहा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा वो सेकंड एलिमेंट के मास। अब जब ऐसा कहा तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जिसमें यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए थे। ये बात याद रखिएगा कि डोबेर्नियर्स ने कितने ट्राइड्स दिए थे, 3 ही ट्राइड्स दिए थे। एक को हम लोग कहते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। दूसरा जो ट्राइड्स दिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तीसरा जो ट्राइड्स दिया था, क्या दिया था बोलिए, क्लोरीन, आयोडीन। ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अभी मैं आपको याद भी कराऊंगा। लिथियम का जो मास होता है वो कितना होता है 7, और इसका जो मास होता है वो कितना हो जाता है पोटासियम का 39। 29 होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज ऑफ लिथियम एंड पोटासियम, तो कितना हो जाएगा 7 + 29 कितना हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई 2, जितना एवरेज होता है। यहां से कितना हो जाएगा 23 डायरेक्ट लिख देता हूं, 36 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि जो कितना हो जाएगा 23। तो इन्होंने कहा कि इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से कैल्शियम का जो मास होता है वो 40 हो जाता है, इसका मास कितना हो जाता है 137 हो जाता है। अब इसका मास ना थोड़ा ज्यादा आता है, ये देखिए जैसे मैं निकाल भी देता हूँ 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, तो करीब करीब कितना आ जाता है हमारा 177 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाता है 8 दूना 16, 8 दूना 16 88.5। और यहाँ पे एक्चुअल में कितना आता है 88 ले लेते हैं। कहोगे सर अंतर आ गया। एक्चुअली उस समय हमारे पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जो एग्जैक्ट मेजर कर सके, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना अच्छा मेजर कर दिया, यही बहुत बड़ी बात थी। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, इसका कितना हो जाता है 80 हो जाता है, और इसका कितना हो जाता है 127 हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 ट्राइड्स दिए। डोबेर्नियर ने क्या करा कि इन तीनों को, इन्होंने सिर्फ 3 ही ट्राइड्स दे पाए थे, इससे ज्यादा दिए भी नहीं थे। आपको इन ट्राइड्स के नाम याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो ट्राइड्स फॉलो नहीं कर रहा है। इसको याद रखने के लिए आप क्या कहोगे, नकली। पहला ट्राइड्स क्या था, नकली। ठीक है, यहाँ पे आप याद रख सकते हो लिथियम, फिर आता है आपका जो है पोटासियम, दोनों का सम करते तो किसके बराबर आ जाता है, सोडियम के बराबर आ जाता है। फिर हम लोग इसको कहते, हाँ जी बोलिए। सब पोटेशियम का 39 नहीं आएगा? ओके, मैंने गलत लिख दिया क्या? ओके, 19 दूना 38 से हाँ, अच्छा यहाँ पे 39 होगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, जो है 39 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा।
थैंक यू। ओके, अगर मैं इसको याद रखूं तो इसका क्या हो जाएगा, नकली हो जाएगा। इसको याद रखने का क्या तरीका है हमारे पास, नकली। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसको हम लोग कह सकते हैं कार, स्कूटर, बापराजी। आप लोगों को भी ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको याद रखना है। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड जो है बेरियम जो है इस प्रकार से हो जाता है। फिर हमारे पास क्या जाता है, चलो बाहर, या जो है चलो बाहर आई, जो भी आप याद रखना है रख सकते हो, आप अपने से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं बना के दे रहा हूँ उसी को आप याद रखना है। चलो बाहर आई और जो है कार, स्कूटर, बाप राजी, जो भी इसको याद रखना है रख सकते हैं। और इसको नकली, ये जो तीन ही ट्राइड्स जो डोवेरियर ने क्या किए थे, दिए थे, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया कि इन्हीं सभी चीजों को, इनकी जो डिमेरिट थी, इनकी मेरिट क्या क्या थी, इनकी मेरिट ये थी कि इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे क्या किया था, अरेंज किया था। दूसरा, इन्होंने, दूसरी इसकी मेरिट क्या थी कि इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया था ना, वो आज भी पीरियोडिक टेबल में है। अब ध्यान से देखिएगा, आज भी। हाँ जी बोलिए अपूर्वा। स्ट्रोंथियम के नीचे भी बेरिलियम और कैल्शियम, क्लोरीन के नीचे भी बेरिलियम, बेरिलियम ने क्या है? ओके ठीक है, ये ब्रोमीन है और ये बेरियम है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है ए है, आपको बी लग रहा है, ठीक है। ये आर है, ए जैसा ना लगे। ओके ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया कि ये जो है बेरियम हो गया और ये क्या हो गया, बेरिलियम हो गया। तो इनका भी जो है क्या हो जाता है कि जो मास हो जाता है वो कैसा हो जाता है कि यहाँ पे जो है आपको जो है बेरियम का क्लोरीन का 13.5 हो जाता है, बेरियम का 18 हो जाता है, और इसका कितना हो जाता है, 127 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है, अब यहाँ पे इसकी मेरिट में बता रहा था, तो मेरिट क्या थी कि बेसिकली आपके सामने क्या था मेरिट में, कि जैसे हमने कहा कि पहला तो एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज था। दूसरा, इन्होंने जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो आज भी हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। अगर आप पहला ग्रुप देखोगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको लिथियम, सोडियम, पोटासियम आज के भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद था। इसी कारण से हम लोगों ने क्या करा कि इस प्रकार से जो है इसको अरेंज कर लिया, और इसी कारण से इसको हम पढ़ते भी है। वही कहता है, डोवेनियर्स ने क्या करा कि अलग अलग ट्राइड्स दिए, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तीन ही ट्राइड दिए थे। रेस्ट ऑफ एलिमेंट के लिए जो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि भाई बाकी एलिमेंट, जब उस समय के अनुसार से 31 एलिमेंट थे तो बाकी रेस्ट को तो नहीं इन्होंने डिस्क्राइब किया। इसी कारण से इनकी थ्योरी क्या होगी, गलत होगी। लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये डोवेनियर ट्राइड्स नहीं देते तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल नहीं आता, और इस प्रकार से सो ऑन जो है डिस्कवरी नहीं होती। इस कारण से हम लोगों ने जो है यहाँ पे पढ़ा। तो मेरिट्स ऑफ डोवेनियर मैंने बता दिया, एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, ये तीन ट्राइड्स को बनाए थे। ऑल नॉन एलिमेंट आर नॉट अरेंज द ट्राइड्स, ये मेरिट नहीं होगा, यहाँ पे एक डिमेरिट है, ये डिमेरिट है। ठीक है, ये क्या है, डिमेरिट है। तो उन्होंने जो ऑल जितने भी नॉन एलिमेंट थे उन सभी को जो है उन्होंने क्या करा था, अरेंज नहीं किया था, और उन्होंने ओनली 3 ट्राइड्स को ही फॉर्म किया था। ठीक है, ये सारी इनकी क्या थी, ये दो मेरिट थी, और ये क्या थी इनकी जो है डिमेरिट थी। ओके, इट कुड नॉट अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट, ओनली 3 ट्राइड्स वाज ऑब्टेन्ड, यानी कि केवल और केवल कितने ट्राइड्स थे, यानी कि जो तीन ही ट्राइड्स जो है ऑब्टेन्ड हुए थे, बाकी रेस्ट ऑफ जो ट्राइड्स थे वो नहीं बना पाया था उनके अकॉर्डिंग टू। तो इस चीज को, कमी को दूर करने के लिए कौन आए, न्यूलैंड्स साहब आए। तो उन्होंने क्या करा कि ये ना संगीत के बहुत प्रेमी थे, तो इन्होंने संगीत के आधार पे जो है ना इन्होंने जो है बनाया। अब देखो, इन्होंने इंग्लिश में बनाया था, लेकिन हम लोग जो है हिंदी में नहीं बना के जो है किस में पढ़ेंगे, सा, रे, ग, ग, म, म, प, ध, नी, स,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इन्होंने जो क्या करा कि जो है ना 7 के अनुसार से जो है ऑक्टेट रूल के अनुसार से, यानी कि इन्होंने 8 8 का पेयर बनाया और उन्होंने कहा कि संगीत के अनुसार से क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो सर कैसे, आपको बस इतना से याद रखना कि अगर बस नोवेल गैस को इसमें अरेंज मत करना, ऑटोमेटिक आपका जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे हम पहला लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मैं जो है हाइड्रोजन से शुरू करता हूँ, हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम आता है, उसको छोड़ दीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कई बुक ना हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, कई जगह कहते हैं कि नहीं हाइड्रोजन से नहीं, शुरू करके जो है आप लोग क्या कीजिए, लिथियम से। इससे बेनिफिट क्या हो जाता है ना कि आपको एक सीक्वेंस में जो है मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने शुरू कर दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियोन को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, नोबेल गैस को हमको क्या करना है, अरेंज नहीं करना है। हमारे पास ये हो गया। अब उसके बाद क्या बचा है, नियोन के बाद क्या आ जाता है, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर हमारे पास आर्गन है, तो आर्गन को छोड़ दीजिए, पोटासियम एंड जो है कैल्शियम, ठीक है। अच्छा। इन्होंने ना बस सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट को क्या किया था, अरेंज किया था। न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो मैं आपको समझाता हूं कि इन्होंने कहा क्या। बेसिकली इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैंने इसको फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, इसका जो 8वां एलिमेंट आएगा वो लिथियम के जैसे ही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। इसका मतलब है जो प्रॉपर्टीज लिथियम के पास होगी, यानी कि वैलेंसी 1 है तो सोडियम की भी वैलेंसी 1 होगी। अगर ये फास्ट रिएक्शन करेगा तो सोडियम भी क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। अगर ये किसी को डोनेट करता है तो ये भी क्या करेगा, सोडियम भी एंड लिथियम भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब चाहो तो काउंट कर सकते हो कि 8 आर आई 2 3 4 5 6 7 8। वही मैंने कहा कि जो फर्स्ट एंड 8 की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। ये बिल्कुल संगीत प्रेमी थे, इसीलिए इन्होंने इस टाइप का नियम को दिया। और ये जो है काफी सही नियम था, क्योंकि इस बार कम से कम जो है 20 तक के एलिमेंट को अरेंज कर दिया गया। लेकिन अगर मैं डोबेनियर की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रायड्स दिए थे, जबकि न्यूलैंड्स ने कितने दिए, यानी कि 1 से लेके 20 तक दिए। इनकी मेरिट क्या क्या थी, इनकी मेरिट थी कि यहां पे एक बार पढ़ भी लीजिए कि इन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड्स स्टेट दैट व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या करा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस क्या है, every eighth element has property of similar to the first, just like in musical notes। यानी कि जैसे म्यूजिकल नोट्स में होते हैं तो उसी के अनुसार से जो यहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज हो जाती है। वही मैंने आपको जस्ट बताया था। इनकी मेरिट पढ़ लेते थोड़ी सी, तब जाके हम इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। मेरिट ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, क्या मेरिट थी पहली, इन्होंने इट अरेंज एलिमेंट्स according to the mass। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इन्होंने भी मास का ही यूज किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। दूसरा, इट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम।
इन्होंने जितने भी एलिमेंट थे उन्होंने जो है कैल्शियम के अनुसार से जो है क्या कर दिया, यहाँ पे जो है अरेंज कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इट इज एप्लीकेबल फॉर लाइट एलिमेंट। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल था? सिर्फ और सिर्फ जो है लाइट एलिमेंट के लिए क्या था, एप्लीकेबल था। ये इनकी मेरिट थी, इन्होंने मास के आधार पे दिया और इन्होंने जो लाइट एलिमेंट और अप टू कैल्शियम तक जो है यहाँ पे इन्होंने जो है क्या किया। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन रह गई। क्या लिमिटेशन रह गई? कि इन्होंने हाइड्रोजन के पोजीशन को नहीं बता पाए। दूसरा, नोबेल गैस की को कहां रखा जाएगा इसके बारे में इन्होंने नहीं किया था। खैर, जब न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल आया था तो उसमें नोबेल गैस डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ था। लेकिन जब व्हेन नोबेल गैस एलिमेंट वेर डिस्कवर्ड एट लेटर स्टेज, तो उसको कहां पे रखा जाए इस चीज को भी जो इन्होंने नहीं बता पाया। तो इन्होंने की जो है 3 लिमिटेशन थी। पहली क्या थी कि इनके लिए जो एप्लीकेशन थे यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे, लाइट एलिमेंट के लिए थे। द क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम एलिमेंट, यानी कि जो है कैल्शियम तलक के लिए जो है एप्लीकेबल था। दूसरा, इट कुड नॉट प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, इट कुड नॉट अरेंज द हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इन हिट्स पीरियोडिक टेबल, यानी कि इनके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का प्लेस कहां पे है इसको भी नहीं बता पाया। तीसरा इनका लिमिटेशन था कि उस समय नोबेल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, लेकिन नोबेल गैस जब डिस्कवर्ड होते तो उनकी पोजीशन को कहां पे रखा जाता है ये भी न्यूलैंड साहब जो है नहीं बता पाए थे। ठीक है, ये इनकी जो क्या थी, लिमिटेशन थी। उसके बाद आते लूथर मेयर कर्व। लूथर मेयर कर्व जो होता है, उन्होंने क्या करा कि इधर साइड एटॉमिक वॉल्यूम लिया, ठीक है, और इधर एटॉमिक नंबर ले लिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से उनका जो है ग्राफ बना था। कि लूथर मेयर का ग्राफ जैसे मैं यहां पे लिखूं, इसको मैंने लिथियम लिखा, ये क्या हो जाएगा, सोडियम, एंड ये क्या हो जाएगा, पोटासियम। ठीक है, अगर मैंने यहां पे क्या ले लिया, हमारे पास क्या है, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, और यहां पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम। मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लिया, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर देखिएगा जहां पे टॉप प्रॉपर्टीज है, जैसे लिथियम सबसे ऊपर में, तो जो भी ऊपर में सबसे कर्व के आएगा उन सभी की प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर होंगी। इसका मतलब है कि जैसा लिथियम की प्रॉपर्टीज होगी वैसा ही सोडियम की होगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर इधर साइड बेरिलियम है तो इनकी प्रॉपर्टीज जहां जहां यहाँ पे होंगी उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि फ्लोरीन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। इस प्रकार से लूथर मेयर ने कर्व ने अरेंज किया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, इनमें कोई डाउट नहीं था कि इनकी जो है बातें गलत थी, इनकी सारी बातें जो है सही थी बिल्कुल। लेकिन यहां पे इनके सामने दुविधा क्या आ गई कि इनके पीरियोडिक टेबल को ना कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। अब अंडरस्टैंड का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट दे दूं तो आपको खुद ही कंफ्यूजन होने लगेगा कि सर यहाँ तो क्या है। अब कोई कहेगा कि सर थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, तो आप सही से जज नहीं कर पाओगे। लेकिन लूथर मेयर कर्व ने भी बिल्कुल सही पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय के अनुसार से। लेकिन लूथर मेयर के ये जो पीरियोडिक टेबल है उनको सक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आ रहा है। उसी के जस्ट थोड़े समय के बाद जो है दिमित्री मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल आया, बिल्कुल सेम ही दोनों ने कहा था, तरीके अलग थे। दिमित्री मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आने लगा था क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक मैनर में लिखा था। इसीलिए उनको जो है क्या कर दिया गया, यानी कि जो है उनके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट कर लिया गया। और इनके पीरियोडिक टेबल को मतलब एक्सेप्ट तो इनको भी किया गया क्योंकि उन्होंने भी सही बातें कही थी,
लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा इनके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट नहीं किया। समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आज भी हम लोग जो यूज करते हैं वो पीरियोडिक के फॉर्म में करते हैं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पीरियोडिक टेबल में क्या थी कि अगर आप इसका रियल वाला देखोगे, कभी अगर जो आप सच में अगर जो गूगल पे सर्च मारना लूथर मेयर कर्व ओरिजिनल पेपर, तो आपको समझने में क्या, अगर जो पूरा पीरियोडिक टेबल भी याद है तो भी उनको काफी ज्यादा समझने में दिक्कत आती है। इसी कारण से लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और ये जो है क्या हो गया, फेल हो गया। और उसके बाद आते हैं दिमित्री मेंडलीव, यानी कि हमारे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आते हैं। कहा जाता है कि दिमित्री मेंडलीव वो पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, ये हमेशा मैं दिन रात सोच रहे थे कि किस प्रकार से अरेंज करें कि सारे के सारे एलिमेंट हो जाए, क्योंकि अभी तक किसी ने भी सिवाय लूथर मेयर के किसी ने भी सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं किया। लेकिन लूथर मेयर का जो कर्व है उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इसी कारण से उसको जो है किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे कैसे, एक एग्जांपल आप सभी को पता होगा, विंडोज मोबाइल में आया था कि नहीं विंडोज है? एंड अभी आप मोबाइल में क्या यूज करते हैं? एंड्रॉइड। वेरी गुड। क्या विंडोज में कोई कमी थी क्या? लेकिन उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यस सर। उसी तरीके से ऐसा नहीं कि उसमें फीचर कमी है, आप जितना विंडोज के फीचर है सभी में है। आजकल फिर भी हम लोग जो है विंडोज को यूज कर रहे हैं एप्पल के फॉर्म में, सिर्फ उसी में। लेकिन वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस समय जिसको जो चीज आसान लगती है तो लोग उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से लूथर मेयर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन दिमित्री मेंडलीव को एक्सेप्ट कर लिया गया। हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि दिमित्री मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, कि इन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल इन्होंने क्या किया, कैसे किया अरेंज, मैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ। एक दिन ना ये रात में सोए, अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि जब ये सोए ना तो उनको एक सपना आया। जैसे आप लोग को भी सपना आता है, कई बार आता है कि नहीं आता है? यस सर। हाँ, आज आप लोगों को सपना आता होगा कि हम जो है आज जैसे पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ते पढ़ते सो गए तो सुबह सपने में जो है एम्स दिल्ली में पहुंच जाते होंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से हाँ ऐसा ही होगा, जो जिसके बारे में हम सोचते हैं उसी के बारे में हमारे सपने आते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और आपको आ जाए कि हम क्रिकेट के स्टेडियम में और छक्के चौके मार रहे हो। ऐसा कभी किसी को सपना आया है क्या? नहीं आता। अगर जब मैं क्रिकेट खेलूंगा तभी तो मुझे क्रिकेट के जैसा सपना आएगा। अब मैं मान लो खेल रहा हूँ, वो क्या कहते हैं हॉकी, और मुझे थोड़े ना आएगा सपना कि जो है मैं हॉकी में ही सपना आएगा। तो उसी तरीके से दिमित्री मेंडलीव के भी एक सपना आया। सपने में क्या कहा, उनके जो भी गॉड हैं, जो भी है, जो भी जिन्होंने उनको कहा कि मेंडलीव एक काम करो, तुम ना ताश के पत्ते पे मतलब जो है अरेंज करो और दीवार पे लिख लिख के जो है चिपकाते चले जाओ। ताश के पत्ता का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कार्ड देखते होंगे तो कार्ड पे क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज को आप लिख दीजिए। जैसे मान लो सोडियम है, एक कार्ड मैंने बना लिया सोडियम का, दूसरा कार्ड मैंने बना लिया लिथियम का। इसी प्रकार से सभी एलिमेंट का बना लिया। इससे फायदा क्या हुआ कि इनकी प्रॉपर्टीज मूव करके रखने में जो इनको काफी ज्यादा मदद मिलने लगी थी। क्योंकि आपको पता है कि ताश के पत्ते को आसानी से जो है उन्होंने एक बड़ा सा दीवार लिया और उस दीवार पे प्रॉपर्टीज के आधार पे, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या करा, अरेंज करना शुरू कर दिया। इससे इनको बेनिफिट क्या हुआ कि उनको ना बार बार मेहनत नहीं करना पड़ा। एक बार उन्होंने प्रॉपर्टीज सारी लिख ली, सोडियम की क्या प्रॉपर्टीज है, लिथियम की क्या है, हाइड्रोजन की क्या है। अब उनको पोजीशन को ही तो घुमाना है। अगर जो मान लो इसकी प्रॉपर्टीज के जैसा है तो यहाँ से उठा के वहां ले जाओ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड लगा होगा, किस कलर का लगा रहता है, रेड कलर का या ब्लैक कलर का? ब्लैक। रेड कलर का जनरली लगा होता होगा। ब्लैक कलर जो है अशुभ माना जाता है, आपके स्वागत के लिए जो है रेड कलर यूज किया जाता है, इसीलिए जो है रेड कलर लगाया जाता है कि हाँ आइए, आपके स्वागत है, आप देखिए ये नोटिस, इस प्रकार से। खैर मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जो रेड कलर का क्यों लगाया जाता है।
लेकिन इसलिए लगाया जाता है ताकि कि लोग जो है आसानी से उसको देखें। ठीक है, ओके। और दूर से भी दिख जाता है रेड कलर, तो लोगों को पता लग जाता है हाँ ये नोटिस बोर्ड है, तो वहां पे इसीलिए लगाया जाता है। तो इन्होंने भी क्या करा कि सिमिलरली इसी प्रकार से उन्होंने क्या करा कि सबको प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या कर दिया, जैसे आप लोगों ने नोटिस बोर्ड में देखे होंगे कि एक स्टिकर इधर जो पिन लगा होता है, उसी तरीके से दीवार पे इन्होंने भी लगा लगा के अलग अलग जो है प्रैक्टिकल किया। और फिर कुछ समय के बाद जो है इन्होंने फाइनल पीरियोडिक टेबल बना दिया, जिसको हम लोग कहते हैं दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दिमित्री मेंडलीव ने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, आपको एक एक करके जो बताएंगे कि क्या है। इन्हीं के नाम पे जो 101 एलिमेंट है, जब इन्होंने इतनी सारी चीजें की, बाद में जब इनके नाम पे, अब फादर है तो इनके नाम पे कुछ ना कुछ तो देने होंगे, खैर ये रशियन साइंटिस्ट थे, तो इनके नाम पे कहा कि भाई तुमने इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल में योगदान दिया, तो तुम्हें क्या देते हैं, एक एलिमेंट के नाम पे तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में लिख देते हैं, जो कि 101 है, जिसको कहते हैं मेंडेलियम पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडेलियम एलिमेंट। वो जो है मेंडेलीव के आधार पे जो है इन्होंने क्या करा, उनका नाम रख दिया। इन्होंने भी वैसे ही किया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, पीरियोडिक लॉ कर लेते हो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। इन्होंने कहा, हाँ जी क्या बोल रहे हो पुनीत, अब तो वो नहीं रहा है, अब क्या फायदा। ओके, वही चीज है कि कुछ लोग कुछ कर गुजरते हैं ऐसा जो कि दुनिया याद रखती है। अब जन्म जन्म तक पढ़ना है, कितनी पीढ़ियां पढ़ रही हैं, कितनी पीढ़ियां पढ़ेंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंस होता है कि कोई कुछ कर जाता है तो फिर उसकी जो है पूरी जिंदगी जो है गाथा गाई जाती है, जब तक उसका रिप्लेसमेंट ना आ जाए। तो उसी तरीके से जो आप लोग भी जब नीट में जो है पास कर जाओगे, तो आपकी भी गाथा गाई जाएगी कि ये लड़के ने या ये बच्चे ने जो है या इस बच्ची ने क्या क्या कि पास किया, तुम भी इसके जैसा पढ़ो। कोई कहता है कि उस नालायक के जैसा बन जाओ, नहीं कहता ना। क्यों? क्योंकि हमेशा अच्छे की गाथा गाई जाती है, गाथा। ओके, चलिए ठीक है। इन्होंने भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट, यानी कि उनकी जो पीरियोडिक फंक्शन के आधार पर अरेंज किया। इन्होंने भी एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर किया। आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, और उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद जो है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी ना वो रिपीट कर रही थी। दिमित्री मेंडलीव का एक बहुत ही अच्छा सोच था कि इन्होंने ना कुछ एलिमेंट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया और उनकी जगह पे क्या छोड़ दिया था, गैप छोड़ दिया, यानी कि खाली स्थान छोड़ दिया। ये इनके लिए बहुत ज्यादा वरदान हो गया। अगर मैं आज से कहूं कि जो है सपोज कीजिए कि चाइना ताइवान को कब्जा लेगा 2026 में, और सच हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। खैर ऐसा होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक मैं ऐसा बताया तो कितना सही होगा। आप लोगों में से कोई कह दे कि जो है 2027 में जो है एकदम जो है हिमाचल प्रदेश जो है एकदम बहुत अच्छा हो जाए, कौन जानता है। लेकिन अगर सच हो जाए तो कितनी बड़ी, कहेंगे कि अरे बाप रे बाप, भविष्यवाणी वक्ता एकदम दूर का है, एस्ट्रोनॉट है तुम्हारे पास, जो एकदम भीड़ आ जाएगी। तो उसी तरीके से इन्होंने कुछ टेक्निक टर्म में जो है इन्होंने इन सब चीजों को सोचा था। हाँ है, अभी भी कुछ लोग जो है प्रेडिक्ट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं करते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग जो है तुक्का मारते हैं। बिल्कुल, आपका हिमाचल बिल्कुल अच्छा है, इसमें नो डाउट, लेकिन एक मतलब बता रहा हूँ कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए और भी डेवलप्ड हो जाए तो ज्यादा बेनिफिट होंगे सभी लोगों को। 2-4 हॉस्पिटल बन जाए या और भी चीजें जो है मेडिकल खुल जाए तो वो चीजें अच्छी हो जाती है। ठीक है, ओके। तो यही सारी चीज इनकी खासियत क्या थी कि इन्होंने ना दूर की बातें सोच ली कि इन पोजीशन पे आपका क्या होगा कि एलिमेंट आएगा जब बाद में डिस्कवर्ड होगा, बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई नए एलिमेंट प्रॉपर्टीज आती है तो आप उसको क्या करना, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में लिख देना, जो कि नोबेल गैस की जो है हम लोगों ने बाद में जो है अरेंज किया था। इन्हीं कारण से इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आ गई। वही कहता है एट द टाइम, सबको दिख रहा है, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव ओनली 63 एलिमेंट वेयर नोन। जिस समय
पीरियोडिक टेबल का जो मेंडली बना रहे थे उसमें 63 एलिमेंट थे। द पीरियोडिक टेबल इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको आज पीरियड कहते हैं, एंड 8 वर्टिकल कॉलम। अब कहोगे सर पीरियड क्या होता है एंड कॉलम ग्रुप क्या होता है? मैं आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं। जी दिख रहा है, मैं जी को ऐसा बना दूं, बोलिए। ग्रुप का मतलब होगा कि जो वर्टिकल लाइन में चलेंगे ऐसे, उसको हम ग्रुप कहते हैं। पीरियड में अगर जो किसी को पीटोगे तो कैसा हो जाएगा, सो जाएगा। तो पीरियड जो होता है वो इस डायरेक्शन में चलता है, और ग्रुप जो होता है वो किस डायरेक्शन में चलता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है। ओके, ये याद रखना, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप पीरियड में बताऊंगा, तो फिर आपको बताने में दिक्कत आएगी। तो याद रखना कि पीरियड जो होता है वो इस डायरेक्शन में चलता है। तो इन्होंने कहा कि जो पीरियड है वो कितने थे उस समय के अनुसार से, 7 थे। आज भी पीरियड कितने हैं, 7 है। और उन्होंने कहा कि जो ग्रुप है वो कितने हैं, 8 है। लेकिन आज के समय कितने हैं, 18 है। ठीक है, क्योंकि आप देखो लास्ट ग्रुप 18 लिखते हो ना, तो यानी कि टोटल कितने हो जाते हैं, 18 ग्रुप हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार से जो है इन्होंने क्या करा कि अरेंज किया, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग, समझाएंगे कि क्यों हम लोगों ने जो है देखे, इसमें नहीं लिखा हुआ है क्या, 8। ठीक है, 18 है। अब चाहो तो काउंट कर लेना क्लास के बाद। उस समय के अनुसार से, सॉरी, आज के समय के अनुसार से कितने थे, 7 पीरियड थे एंड 8 क्या थे, ग्रुप थे। लेकिन आज के अनुसार से 7 पीरियड है एंड 18 क्या है, ग्रुप है। तो ऐसे ये भी याद रख सकते हो, ग्रुप मतलब क्या होता है, झुंड। झुंड में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है आप याद रख सकते हो। इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो कि हमारी जो पुरानी जो टुल्लू मशीन होती थी वो 7 HP की होती थी, यानी कि 7 हॉर्स पावर की होती थी। तो 7 मतलब हो गया 7 पीरियड। पीरियड कैसे होते थे, हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस डायरेक्शन में। और उसको हम लोग क्या कहते थे, पीरियड। आप जिस प्रकार से याद रखना चाहो आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। इनकी जो क्या अचीवमेंट थी मैंने जो बताया कि फ्यू इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने क्या करा था, बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में जो है अरेंज किया था। पीरियोडिक ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज हैज लेफ्ट space for the element years to be discovered. Example, he left space and gallium and named those elements Eka aluminum gallium and Eka silicon. इन्होंने क्या करा कि जो एलिमेंट खाली थे ना, जो उसके ऊपर थे, उनके नाम पे इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा लिख दिया। जैसे जर्मेनियम के नीचे जो है गैलियम आता है, तो उस समय गैलियम डिस्कवर्ड नहीं था, तो उन्होंने कहा इक्का उसका नाम रख दीजिए। यानी कि जो उससे जस्ट अपोजिट है, गैलियम के ऊपर जो है एल्यूमिनियम था, तो उसका नाम क्या रख दिया, इक्का एल्यूमिनियम नाम। सॉरी, अगर जैसे गैलियम है, एल्यूमिनियम, बाल गंगाधर इंडियन फिलर। ठीक है, उस समय ये जो एल्यूमिनियम था डिस्कवर्ड नहीं, सॉरी, गैलियम जो था वो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उसमें तो पता नहीं कि क्या आएगा, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है क्या रख दीजिए, ई का एल्यूमिनियम। बाद में हमने जो है गैलियम रखा, लेकिन उस समय के अनुसार से हमने क्या नाम रख दिया, ई का एल्यूमिनियम रख दिया। ठीक है, अब कहोगे ईका का मतलब होता है जो है संस्कृत में होता है फर्स्ट। ईका का मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट। ये संस्कृत वर्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, ईका एल्यूमिनियम रख दिया। सिमिलरली उसके बाद जो है हम लोगों ने, ठीक है, जर्मेनियम के नीचे हमने क्या कर दिया कि जो उसके जस्ट ऊपर एलिमेंट था सिलिकॉन, तो उसका नाम क्या रख दिया, ई का सिलिकॉन रख दिया। मैं नए पेज में लिख देता हूँ ये सारी चीजें, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा, पहले लिख देते हैं। फूल का भी और दूसरा भी।
ठीक है, ओके। उस समय जो है ना ये गैलियम जो है डिस्कवर्ड नहीं था, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, और यहाँ पे ये भी जो है था वो डिस्कवर्ड नहीं था। आज पूरी क्लास जो है डिस्टर्बेंस से ही गुजर रही है। तो इन्होंने कहा कि भाई उसमें डिस्कवर्ड नहीं हुआ तो इसी के नाम पे इन्होंने क्या कहा कि बाद में हम लोग जो है जब डिस्कवर्ड होगा तो उसका नाम रखेंगे, और इसका नाम क्या रख दिया, ईका एल्यूमिनियम। इसका नाम रखा था इसका, बाद में डिस्कवर्ड हो गया तो हमने जो है इसको हटा के किया। दूजा फाटल गए जी तो सुबह का तोप लिया घाट संदा बिरा नहीं तो शूट जाओ से थी। ठीक है, ठीक है, एका सिलिका। ओके, अब थोड़ा सा ब्रेन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उस समय के अनुसार से इन्होंने क्या करा कि जो कुछ एलिमेंट गैप छोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल में, तो उसके आधार पे उन्होंने क्या करा कि उसके ऊपर जो एलिमेंट है उसी के नाम पे नीचे वाले को रख दिया, और उनका नाम क्या रखा, ईका एल्यूमिनियम या ईका सिलिकॉन जो है इस प्रकार से जो है नाम रख दिया, वही रखा। एटॉमिक मास करेक्शन डाउटफुल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज। कुछ एलिमेंट के ऐसे थे जिन पे डाउट था, उनकी भी इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। इन्होंने क्या करा कि हर एक, आपको मैंने बताया कि इस डायरेक्शन में चलते तो पीरियड कहते हैं, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर चलते तो क्या कहते हैं इसको, डाउनवर्ड। हाँ, इसको जो है ग्रुप कहते हैं, मैंने ऐसे बताया था। और इस डायरेक्शन में चलते तो इसको पीरियड कहते हैं। आप ध्यान से देखिए कि मैं जो है ना पीरियड में चल रहा हूं, यहाँ पे जैसे फर्स्ट पीरियड में एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए कि सभी पीरियड में ना एक जो ग्रुप है उसमें दो है, यानी कि ए एंड बी। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा। अब इस हिसाब से जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाता है, 7 इंटू 2 14, और इसमें कितने हैं 3, कितने हो गए 14 3 17, और लास्ट में क्या आ गया, नोबेल गैस। इसी कारण से आज के पीरियोडिक टेबल में जो है कितने एलिमेंट, कितने आपको जो है ग्रुप मिलते हैं, 18 ग्रुप मिलते हैं। ग्रुप का मतलब होता है झुंड। अब कहोगे सर ठीक है, मुझे समझ में आ गया ग्रुप जो है 18 होते हैं, लेकिन मुझे क्या ये समझाएंगे R2O RH RO RH2 ये क्या लिखा हुआ है, क्या किन्हीं को पता है ये क्या लिखा हुआ है? तो मैं समझाता हूं। इन्होंने कहा कि इन्होंने ना हाइड्राइड और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज के आधार पे लिखा हुआ था। इन्होंने कहा कि अगर लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइएगा, आप सभी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना आता होगा, वैलेंसी लिखिए। वैलेंसी लिथियम की कितनी होती है 1 और इसकी कितनी होती है 2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, Li2O आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि मुझे सभी एलिमेंट के लिए लिखना है, तो उन्होंने क्या मान लिया, R2O मान लिया, यानी कि इसकी जो भी ऑक्साइड प्रॉपर्टीज होंगी वो किस फॉर्म में बनेंगी, R2O के फॉर्म में बनेगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? दूसरा, अब उन्होंने कहा कि लिथियम को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊं, इसकी वैलेंसी 1, तो यानी कि क्या हो जाएगा, LiH हो जाएगा, लिथियम हाइड्राइड हो जाएगा। और जब लिथियम हाइड्राइड हो जाएगा तो इसको हमने एलिमेंट को, मेटल को एलिमेंट यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को R मान लिया, तो क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो मैंने यहाँ पे बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम को मैंने किसके साथ रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन के साथ, बेरिलियम भी 2, तो 2 आप सभी को पता है जब कटता है तो कटा देते, तो यानी कि कितना हो जाएगा, BeO हो जाएगा, इसीलिए RO लिखा। लेकिन मैं अगर लिखूं यहाँ पे बेरिलियम और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 और यहाँ 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, RH2। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पे जो है इन्होंने क्या करा था, क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के आधार पे।
अब जब इन्होंने हाइड्राइड ऑक्साइड के आधार पे किया था तो इस प्रकार से इन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए कोबाल्ट एंड निकेल में इनको इन्होंने जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन देखिए क्या 58.93 और 58.71 में कौन बड़ा है? 58.93। अप्रॉक्स में दोनों सेम है लेकिन बड़ा कौन है? 58.93। इन्होंने फिर भी देखिए निकेल को क्या कर दिया, बाद में रख दिया। ये इनके लिए बहुत बड़ी जो है क्या बन गई, डिमेरिट का कारण बन गया था कि इन्होंने एलिमेंट को जो अरेंज किया था वो सही से अरेंज नहीं किया था। दूसरी इनकी डिमेरिट क्या थी, इन्होंने कुछ एलिमेंट को ना इस प्रकार से रख दिया था कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। जैसे यहीं पे रख दिया गया था, यानी कि सीजियम वाले ग्रुप में AU AG, ये इनकी प्रॉपर्टीज जो मैच नहीं कर पा रही थी इनके अनुसार से। तो ये इनकी कुछ डिमेरिट थी, जिस कारण से इनके सामने सबसे बड़ी अगर डिमेरिट आई ना तो वो आइसोटॉप्स आ गए। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को पीरियोडिक उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था, क्या होता है आप लोगों को याद है? आइसोटॉप्स मैंने बताया था, आइसोटॉप्स, आइसोटोन, आइसोबार, Yes, याद है sir. आपको? आइसोस्टेयर, आइसोडाइफर्स की भूल गए? Yes. मैंने कहा था कि आइसोटॉप्स में क्या था, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, हाँ, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। आइसोटॉप्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसे बताया था? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। शायद क्वेश्चन आया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पे पिछली बार। Yes, sir. यस हाँ, सर। तो इस बार भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो 1 1 होगा ना पहला, तब सेकंड 1 2 का, और थर्ड 1 क्या हो जाता है, 1 3। अब देखो इनके सामने दिक्कत क्या आ गई कि इन सभी का एटॉमिक नंबर तो सेम है। देखिए 1 1 1, इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अगर जो डिफरेंट है तो मेंडलीव को क्या करना चाहिए कि उसके अनुसार से अरेंज करना चाहिए, मास के अनुसार से। अब उनसे जब ये पूछा गया कि मेंडलीव बताओ तुमने मास के आधार पर अरेंज किया है कि किसके आधार पर, तो उसने कहा मास के आधार पे। बोला कि हाइड्रोजन के 3 टाइप पढ़ते हैं, यानी कि 3 डिफरेंट वाले मास पाए जाते हैं। उसी प्रकार से कार्बन भी 12 एंड 14 पाया जा रहा था, ऑक्सीजन भी 16 एंड 18 पाया जा रहा था। अब उन्होंने कहा कि इन सभी को अरेंज करो भाई, जब अकॉर्डिंग टू मास कर रहे हो तो इसको 2 2 बनाओ। लेकिन इसका जवाब उसके पास नहीं था और वो कुछ भी नहीं बोल पाए इसके लिए। ये उसकी बहुत बड़ी जो है डिमेरिट हो गई थी। दूसरा, इनका ना पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये नहीं बता पा रहे थे कहां रखूं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की वो फर्स्ट ग्रुप के जैसे मैच कर रही थी, कुछ प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप 17 के जैसे मैच कर रही थी। इसी कारण से इनके सामने ये बहुत बड़ी दुविधा होगी कि किसको जो है अरेंज करें। तो इन्होंने बाद में जो है इन दोनों को नहीं बता पाए। आज भी बताऊं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है। कई जगह पे आप देखोगे हाइड्रोजन को बीच में लिखा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आपको लेफ्ट में यानी कि जो है लिथियम के ऊपर मिला जाता है। कई बुक है जो कि जिन्होंने क्या करा, फ्लोरीन के ऊपर में भी रख दिया है। तो लेकिन हम लोग आपकी एनसीईआरटी के अनुसार से फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो क्या करते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है हैलोजन ग्रुप आर 7। Position of hydrogen. Halogen has been placed in a first group alkali metal, but it is also resemble with halogen group of 7th pair. मैंने बताया कि जैसे इसको क्या करते हैं, 3 तरीके से लिखते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड में यानी कि अल्कली के ऊपर, एक हैलोजन के ऊपर, और एक कुछ बुक जो है इसको क्या करते हैं बीच में लिख देते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है। दिस दस इट पोजीशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल, यानी कि इसी कारण से इनकी जो है पोजीशन है वो आज भी कंट्रोवर्शियल है। मैंने बता दिया पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। फिर एनामोलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट विथ एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, इन सम केस द एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक मास प्रीसीड द एलिमेंट विथ द लोअर एटॉमिक मास। मैंने बताया कि कुछ एलिमेंट में इन्होंने क्या करा था कि मास को जो है क्या कर दिया, पहले ही लिख दिया, जबकि उसको क्या लिखना था, बाद में लिखना था। तीसरा, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इन्होंने नहीं बता पाया कि कहां पे लैंथेनाइड आएगा, कहां पे एक्टिनाइड आएगा। इन सभी चीजों के बारे में जो है मेंडलीव ने जो है नहीं बता पाया था। इसी कारण से ये सारी चीजें जो है डिमेरिट थी।
ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आप सभी को जो है रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में। हम लोग, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर